नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका फिर से स्वागत है। हरियाणा के लोकसभा की चुनाव के दौरान हमने रोहतक लोकसभा की महाकुंडली के बाद आज हम चर्चा करेंगे कुरुक्षेत्र लोकसभा की। कुरुक्षेत्र लोकसभा में अभी तक सबसे पहले इंडिया ब्लॉक के सुशील गुप्ता के नाम का ऐलान हो चुका है। इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला के नाम का ऐलान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी नवीन जिंदल, उनकी पत्नी शालू जिंदल, रेणु बाला गुप्ता, इनके नाम सामने आ रहे हैं। उनमें से फाइनल कौन होगा वो हमें शायद जल्दी ही पता लग जाएगा। ऐसे में महाभारत में कुरुक्षेत्र के नाम से जो हम जानते हैं कि महाभारत का युद्ध यहाँ हुआ था, तो हरियाणा में कुरुक्षेत्र लोकसभा में क्या होगा, चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं जोगिंदर कथूरिया, पॉलिटिकल सर्वेयर हैं, राजनीति पर पकड़ रखते हैं, और आज हम कुंडली खंगालेंगे कुरुक्षेत्र लोकसभा की। कथूरिया साहब, देखो, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है प्रतिदिन समीकरण बदलते जाते हैं। कल आईएनएलडी ने अपना जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया है रामपाल माजरा जी को, वो कलायत हलके से संबंध रखते हैं, पूर्व में विधायक भी रहे हैं और कद्दावर चेहरे रहे हैं आईएनएलडी में। उनको गृह वापसी करवाई और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, क्योंकि पिछले दिनों ही आईएनएलडी के जो प्रदेश अध्यक्ष होते थे नफे सिंह राठी जी, उनकी गोलीकांड में हत्या कर दी गई थी। तो आईएनएलडी की तरफ से अपना प्रत्याशी यहाँ पर उनके जो सर्वा हैं, आज पार्टी को चला रहे हैं अभय सिंह चौटाला, वो खुद कुरुक्षेत्र के रण में उतरे हैं। तो उन्होंने कुरुक्षेत्र के रण के लिए फील्डिंग सजानी आरंभ कर दी। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल का जो पूरी की पूरी पार्टी का फोकस रहेगा वो कुरुक्षेत्र लोकसभा पे रहेगा, क्योंकि उनके सबसे बड़े नेता अभय सिंह चौटाला, जो इलाहाबाद से विधायक भी हैं, वो रण क्षेत्र में उतरे हैं। और मैं आपको बता दूं, कुरुक्षेत्र लोकसभा में 9 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें 4 बीजेपी पार्टी के विधायक हैं, 2 कांग्रेस के पास हैं, 2 जेजेपी के पास हैं और 1 इंडिपेंडेंट, गोलन साहब जो हैं वो इंडिपेंडेंट है। कथूरिया साहब, तो हम स्कैन करना शुरू करते हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा की, क्योंकि कल जो इंडियन नेशनल लोकदल में नए बड़े सीनियर नेता की जो एंट्री हुई है, उससे समीकरण बदल गए हैं। लेकिन साथ साथ ये भी देखा जा रहा है सुशील गुप्ता ने अभी जो माहौल बनाया हुआ है कुरुक्षेत्र लोकसभा में, वो काफ़ी हद तक उनके फेवर में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बनियों की वोट काटने के लिए रेणु बाला गुप्ता के नाम के ऊपर भी जोरों शोरों से जो है उस पर भी बात चली, क्योंकि नवीन जिंदल वाली फैमिली का लग नहीं रहा है कि वो बीजेपी में इस बार चुनाव लड़ेंगे। देखो, नवीन जिंदल जी यदि सामने सुशील गुप्ता जी चुनाव मैदान में ना होते तो शायद वो भाजपा की टिकट पर कुरुक्षेत्र से चुनाव जरूर लड़ते। जैसे ही सामने बनिया प्रत्याशी अग्रवाल समाज से आया, तो एक समाज के बीच में ये मैसेज देने के लिए कि मैं बनिया समाज का नेता हूँ, मैं समाज का कभी नुकसान नहीं करूँगा, इसलिए नवीन जिंदल जी मुझे लगता है मैदान में नहीं आना चाह रहे। परंतु अब भाजपा की मजबूरी भी बन गई है। भाजपा को हरियाणा में 1 सीट पर बनिया प्रत्याशी जरूर उतारना होगा। 6 सीटें तो डिक्लेयर हो चुकी हैं, 4 ही बाकी हैं जी, और जिसमें से रोहतक, सोनीपत, हिसार और कुरुक्षेत्र। देखो, अब रोहतक पर तो मुझे लगता ही नहीं किसी भी तरीके से यहाँ पे किसी बनिया चेहरे को मैदान में उतारा जा सकता है। केवल कुरुक्षेत्र या सोनीपत में भी भाजपा के पास केवल एक ही विकल्प होगा, या तो राजीव जैन या उनकी मिसेस कविता जैन को उतारें। ज़्यादा फोकस कुरुक्षेत्र पर ही रहेगा कि वहाँ पर बनिया वर्सेस बनिया का चुनाव करवाना चाह रही है भाजपा, क्योंकि हर तरह की फंड मैनेजमेंट बनिया समाज ही सभी पार्टियों के लिए करता है। तो इसलिए भाजपा को ये डर है कभी
अरविंद केजरीवाल भी इसी समाज से संबंध रखते हैं, सुशील गुप्ता भी इसी समाज से संबंध रखते हैं। कभी पूरे बनिया समाज एक तरफ लामबंद ना हो जाए पूरे हरियाणा में, इसलिए भाजपा को एक मजबूरी हो गई कि बनिया प्रत्याशी इस बार 100% मैदान में उतारेगी। और ये समीकरणों का ध्यान इसलिए भी रखना जरूरी है क्योंकि हरियाणा में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव भी है। तो भारतीय जनता पार्टी अपना हर कदम बड़ा फूंक फूंक के रख रही है और इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला के आने से ये मुकाबला त्रिकोणीय तो बन ही चुका है। अब देखिए, इससे पहले भी भाजपा ने फील्डिंग सजानी आरंभ कर दी। जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया तो बनिया समाज से 2 मंत्री, असीम गोयल भी और कमल गुप्ता भी, पहले 2 मंत्री भी बनाए जा चुके हैं। 8 के करीब विधायक भी भाजपा के पास बनिया समुदाय से हैं और आगे 1 सांसद भी बनिया समुदाय से हो सकता है। जैसे कि भाजपा की रणनीति चल रही है, मुझे लगता है बनिया समुदाय से ही प्रत्याशी आएगा कुरुक्षेत्र लोकसभा में। जी, तो जो कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करें, आंकड़े क्या कहते हैं कथुरिया साहब? आंकड़े बताइए कि कितनी वोट हैं वहाँ पर, किस जाति की, वो भी एक बार रिवाइज कर देते हैं कि किस जाति की कितनी वोट है वहाँ पर। और बनिया कम्युनिटी, क्योंकि अगर बीजेपी भी बनिया कम्युनिटी के कैंडिडेट को उतारती है तो ये मामला कैसे रहेगा? देखो, पहले मैं आज के सर्वे पे आता हूँ। आज जो मैंने सर्वे किया, यदि अभय सिंह चौटाला मैदान में ना आते तो कोई भी प्रत्याशी भाजपा का आता, वहाँ नेक टू नेक फाइट बन सकती थी। अभय सिंह चौटाला के मैदान में आने से अभय सिंह चौटाला 6 से 7% अप्रोक्स 6.5% मत प्राप्त कर रहे हैं। INLD को 6.5% मत जाने से 4% इंडिया गठबंधन को इस चीज़ का नुकसान हुआ। जो 4% का डेंट वो केवल सीधे सीधे इंडिया अलायंस को ही कर रहे हैं। वैसे यदि कोई और प्रत्याशी होता तो 2.5 से 3% मत आते। ठीक है, अब अभय सिंह चौटाला के मैदान में आने से मुझे लग रहा है ये 4% वोट बढ़ जाएंगे, 6 से 7% के मत बीच में मत प्राप्त जी, कर और पाएंगे। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हैवीवेट कैंडिडेट जब भी आता है तो उसका इन्फ्लुएंस भी साथ आता है, उसका काडर भी साथ आता है और वोटर्स भी जो हैं उस कम्युनिटी के वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। देखो, एक और चीज़, वो पार्टी के सर्वा हैं। कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो 9 विधानसभाएं हैं, वहाँ के लोग टिकट भी चाहते होंगे INLD से, कोई तो चाहता होगा। वो अपने टिकट के लिए, अपने नेता को खुश करने के लिए कुछ वोट भी डलवाएंगे। तो यही कारण है कि अभय सिंह चौटाला, मुझे लगता है, लगभग 80 से 90 हज़ार के करीब मत, लगभग 84-85 हज़ार मत जरूर ले जाएंगे। मैं मानता हूं कि 85 हज़ार मत आज के दिन अभय सिंह चौटाला को मिल रहे हैं, 5,000 प्लस माइनस कर सकते हैं। जी, तो हम बात करते हैं जो आपका सर्वे है इस हिसाब से आम आदमी पार्टी के इंडिया ब्लॉक गठबंधन के जो साझा उम्मीदवार हैं सुशील गुप्ता, वो कहाँ ठहर रहे हैं? वो लगभग 40% के करीब मत ले जाएंगे। 40% मत बनते हैं 5,20,000। मुझे लगता है कि 13 लाख के करीब की पोलिंग होगी यहाँ। 13 लाख की पोलिंग में 40% मत, 5,20,000 यहाँ सुशील गुप्ता। इसमें 20,000 प्लस माइनस किया जा सकता है क्योंकि बड़ा सेगमेंट है। यहाँ पे 20,000 बढ़ भी सकते हैं, 20,000 घट भी सकते हैं। तो अप्रोक्स 5,20,000 यहाँ मत सुशील गुप्ता को मिल रहे हैं। जी, तो इसके पीछे कारण क्या है कि इतना बड़ा जो नंबर सुशील गुप्ता को मिल रहा है, वो क्यों मिल रहा है? एक तो आम आदमी पार्टी के वोट, दूसरा कांग्रेस के वोट, क्योंकि उसमें, और कांग्रेस के जो पहले जो 2019 के अंदर जो सेकंड नंबर पर निर्मल सिंह, वो भी कांग्रेस में ज्वाइन कर चुके हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो क्या कारण है कि उनको 40% वोट परसेंटेज मिलता दिख रहा है आपके सर्वे में? 3 लाख के करीब यहाँ कांग्रेस का बेस वोट बैंक है और यहाँ पर भाजपा का लगभग, जो मुझे लगता है, मैं आपको आंकड़ा बता दूँ, 2019 में नायाब सिंह सैनी को 6,86,588 मत प्राप्त हुए थे। 2014 में यहाँ राजकुमार सैनी जी जो प्रत्याशी थे, उस टाइम पे उन्हें 4,18,112 मत प्राप्त हुए थे। तो आज कुरुक्षेत्र लोकसभा में खुद
सांसद रहे हैं नायाब सिंह सैनी, तो जो बेस वोट बैंक है यहाँ पर वो बीजेपी का 4 लाख वोटों का तो बेस वोट बैंक है। बाकी मोदी वेव और अन्य परिस्थितियाँ कि देश में प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं और भाजपा लौट रही है, इसलिए ये जो हवा का वोट होता है, जो मूवेबल वोट होता है, वो बीजेपी के साथ चला जाता है। हाँ, पिछली बार से भाजपा का वोट इस बार ज़रूर गिर रहा है। इस बार मुझे लगता है भाजपा 6,24,000 के करीब मत, लगभग 48% मत यहाँ भाजपा को चला जाएगा। और 6,24,000, इसमें से भी हम 25,000 प्लस माइनस कर सकते हैं। भाजपा 6.5 तक जा सकती है, भाजपा 6 तक सीमित रह सकती है। लेकिन कथुरिया साहब, आपका जो सर्वे है इसमें मुझे एक बात बताइए कि 2019 का आपने बताया कि बेस जो है वोट बैंक बीजेपी का ये है, लेकिन उसके बाद किसान आंदोलन जैसा बड़ा 13 महीने जो चला, उसके बाद दोबारा भी किसान आंदोलन पार्ट 2 भी चला, बहुत सारी घटनाएं भी हुई हैं जिसमें जो जट सिख समाज है वो बहुत नाराज़ है भारतीय जनता पार्टी से, रूलिंग गवर्नमेंट से। तो क्या वोटर्स में जट सिख बिल्कुल भी नहीं थे उनके? क्या आपने उनको माइनस किया? देखो, बिल्कुल माइनस के। पिछली बार 6,86,000 मत प्राप्त हुए हैं। इस बार वोट बढ़े भी हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा में, उसके बावजूद भाजपा का वोट बैंक गिर रहा है। तो यही माइनस ही हो रखा है। 6,25,000 मैं आपको बता रहा हूँ, पिछली बार 6,86,000 थे, लगभग आप मानिए 61,000 तो वोट ये, और वोट बढ़ने के बावजूद इनका गिर रहा है। यहाँ पर कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को, जो सुशील गुप्ता जी को फ़ायदा हो रहा है कि जो पिछली बार जेजेपी के प्रत्याशी थे वो अच्छा खासा वोट बैंक यहाँ ले गए थे। यहाँ पर कांग्रेस के निर्मल सिंह जी को जो वोट मिले थे वो फिर आम आदमी पार्टी का भी हरियाणा में जनाधार बढ़ा है। फिर एक हैवीवेट कैंडिडेट जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं उनके चुनाव लड़ने का भी प्रभाव पड़ता है। तो मुझे लग रहा है, हालांकि अभय सिंह चौटाला के आने से यहाँ चुनाव तो भाजपा आसानी से जीत पा रही है, परंतु यदि अभय सिंह चौटाला यहाँ प्रत्याशी नहीं होते, आमने सामने की टक्कर होती, तो यहाँ काफ़ी नेक टू नेक भी फाइट हो सकती थी। चुनाव यहाँ 50,000 के अप्रोक्स फंस जाता। तो मुझे ये बताइए, रामपाल माजरा के आने से, इंडियन नेशनल लोक दल के आते ही उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, इसी एरिया के वो नेता है, इंडियन नेशनल लोक दल को क्या फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है? ये अभय सिंह चौटाला की रणनीति है। कलायत जो उनका हलका है रामपाल माजरा जी का, वो कुरुक्षेत्र लोकसभा में आता है। अगर रामपाल माजरा जी इनेलो में शामिल ना होते तो वो इनेलो 5% मतों पर रह जाती। अब 10 से 12% मत कलायत हल्के में मुझे लगता है, जो मेरे सर्वे में निकल कर आ रहा है, आसानी से ले जाएगी। तो एक चीज़ और समीकरण मुझे समझाइए कथुरिया साहब, इंडिया गठबंधन के जो साझा उम्मीदवार हैं सुशील गुप्ता, जब उन्होंने उनका नाम अनाउंस किया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वहाँ एक रैली भी की थी। तो भूपेंद्र हुड्डा के नाम से जो जाट मतदाता हैं वो सुशील गुप्ता को वोट जो आने थे, आपको लगता है कि अभय सिंह चौटाला के आने से उन जाट वोट बैंक में भी सेंध लगी है? देखो, अभय सिंह चौटाला के आने से पार्टी का 4% वोट बैंक बढ़ा है। वही जो खासकर जाट और जट सिख मतदाताओं पर विशेष तौर पर नज़र होगी। मैं आपको एक बात, जो हमने पीछे एक वीडियो बनाई थी जिसमें सभी पार्टियों की महाकुंडली खंगाली थी, जिसमें INLD, जेजेपी, आप और बीएसपी, इन सभी पार्टियों की, तो मैंने उस वीडियो में भी कहा था, किसी भी लोकसभा सीट पर INLD, जेजेपी और बीएसपी 10% से अधिक मत प्राप्त नहीं कर पाएंगे जी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो वोट INLD 3 ही लोकसभा क्षेत्रों में ले पाएगी, जिसमें सिरसा, कुरुक्षेत्र और हिसार और गुरुग्राम में भी यहाँ पर मुझे लगता है गुरुग्राम में यहाँ पर मुस्लिम कार्ड खेल सकती है INLD। तो मुस्लिम वोटों का अच्छा खासा प्रभाव भी है वहाँ, लगभग 5.5-6 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो प्रत्याशी के नाम पर वोट आ जाएंगे।
तो इन 3-4 लोकसभा क्षेत्रों में INLD के अच्छे खासे, बाकी किसी भी लोकसभा में 4% का आंकड़ा पार नहीं कर। कथुरिया साहब, बहुत सारे लोग हमें कमेंट करके ये भी पूछते हैं कि अभी तक तो आप लोग सर्वे कर रहे हो, लेकिन अभी तक तो बहुत सारी ऐसी लोकसभाएं जहां पर कैंडिडेट के नाम ऑफिशियली अनाउंस भी नहीं हुए, तो आप ये सर्वे कैसे करते हो? देखो, पार्टी अभी तो जो सिंबल पर सर्वे होते हैं, अब देखिए कल जैसे ही जेजेपी पार्टी में एंट्री हुई राव बहादुर सिंह की, पूरा ही समीकरण बदल गया। मैं पिछली वीडियोस में दावे के साथ कह रहा था नेक टू नेक फाइट होगी यदि रावदान सिंह यहाँ प्रत्याशी। तो ये एक मैनेजमेंट है, चुनावी मैनेजमेंट है। ये जो जेजेपी पार्टी है वो कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए ही अब वहाँ पर अहीर प्रत्याशी उतारना चाह रही थी कांग्रेस, पहले ही अहीर प्रत्याशी को मैदान में ला दिया। यहाँ पर कांग्रेस का खेल खराब हो गया। अब रावदान सिंह अगर प्रत्याशी आते भी हैं तो फाइट नहीं दे पाएंगे। लगभग 1.5 लाख मतों से यहाँ धर्मवीर बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। जी, तो हम कुरुक्षेत्र लोकसभा पे आते हैं, तो मुझे कास्ट कंपोजिशन और कुरुक्षेत्र लोकसभा का आप बता दीजिए। कुरुक्षेत्र में 48% के करीब यहाँ पर जनरल जाति के वोट हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लगभग 3 लाख के करीब जाट मतदाता हैं, जो कि 18% के करीब हैं। और यहाँ पर 7% के करीब पंजाबी खत्री मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। यहाँ पर 22% SC मतदाता हैं और 30% के करीब OBC मतदाता हैं। OBC में सैनी समुदाय के अच्छे खासे वोट हैं, जो कि लगभग 90,000 से 1 लाख के बीच सैनी मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। इसलिए यहाँ लगातार पहले कैलाशो सैनी, फिर राजकुमार सैनी, नायाब सिंह सैनी, कई सैनी सांसद यहाँ रह चुके हैं। और OBC में मैं आपको बता रहा था, यादव, गुर्जर, सैनी, कश्यप, कुम्हार, कंबोज और रोड बिरादरियों की अच्छी खासी तादाद है। SC में सबसे ज़्यादा यहाँ पर रविदासिया समाज के वोट हैं, फिर वाल्मीकि और धानक समाज के भी अच्छे खासे मतदाता हैं। कास्ट कंपोजिशन का डाटा तो मेरे पास आज की डेट में यही उपलब्ध है। जी, तो ये हमने अभी बातचीत की कुरुक्षेत्र लोकसभा की महाकुंडली, जो इंडियन नेशनल लोकदल में अभी हाल ही में एक बड़े नेता ने ज्वाइन किया, रामपाल माजरा, उनके आने से कैसे समीकरण जो है वो बना और बिगड़ा है, ये हमने जानकारी दी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कथुरिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत।